हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग अभी साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। इसके अंदर अभी हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को। उसके बाद हमने पढ़ा था सर पीसी रॉय यानी सर प्रफुल्ल चंद्र रॉय को, सर पीसी रॉय। उसके बाद हमने सर एम विश्वेश्वरैया पढ़े, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का नाम हम सबने सुना होगा, इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना जी का नाम तो हमारे लिए बहुत नया नहीं है। डीएनए की खोज या डीएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करने के क्षेत्र में आपको हरगोविंद खुराना जी को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। पहले कि मैं हरगोविंद खुराना जी को समझाऊं, उससे पहले हम लोगों को डीएनए की संरचना समझनी पड़ेगी। क्या समझने के लिए? हरगोविंद खुराना जी का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या योगदान है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को, उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड से कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये सब समझने की जरूरत है। यहां मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अब ये मत सोचना मैं यहां पे आपको डीएनए समझा रही हूं। डीएनए के लिए आपकी अलग क्लास होगी जब हम जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे। यहां पे आपको डीएनए की केवल और केवल उतनी चीजें बताऊंगी जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है ना? बाकी पूरा डीएनए हम लोग अपने जनरल साइंस में पढ़ेंगे। यहां पे उतना काम का पढ़ेंगे जितना डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को समझने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसकी डबल हेलिकल संरचना होती है। डबल हेलिकल मतलब इस तरह की, है ना? और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह का। अब ये जो डबल हेलिकल है ये, या फिर जो सिंगल हेलिकल होता है ये, इसमें क्या होता है? इसमें एक साइड ये वाली चीज आती है, दूसरी साइड में ये वाली चीज आती है। तो अब ये है क्या? देखो, ये यहां पर जुड़ा हुआ जो है, एक सेकेंड, यहां पर कॉर्नर पे इससे जुड़ा होता है डी राइबोज शर्करा। क्या जुड़ा हुआ है? ये शुगर, शर्करा, डी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जो क्या होती है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, शर्करा जुड़ी हुई है। उसके बाद यहां हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा हुआ है। ये हमको पता है कि इसके 4 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, एडिनिन, A4 एडिनिन, T4 थाइमिन, C4 साइटोसिन और G4 गुआनिन। ये मैंने आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तब अच्छे से बता दिया था एक बार, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है। तो ये 4 इस तरह से यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर चलता रहता है, और यहां लास्ट में इस पे जुड़ा होता है ये फॉस्फेट। इतना समझ में आया किस तरह की संरचना होती है? कॉर्नर पे जुड़ा होता है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, बीच में ऐसे बॉन्ड्स बने होते हैं एडिनिन थाइमिन, ये दोनों, मतलब ये एक हेलिकल संरचना जो है ये इस दूसरी हेलिकल संरचना से कैसे जुड़ी हुई है? ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर कौन से? एडिनिन थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। समझ में आया? इस तरह से जुड़ी होती है, और एक साइड में इनके क्या होते हैं? फॉस्फेट जुड़े होते हैं। अब अगर मैं इसमें से फॉस्फेट को माइनस कर दूं, किसको हटा दूं? इसमें से मैं फॉस्फेट को हटा दूं। इस फॉस्फेट को हटाने के बाद अब जो संरचना आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर यानी एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन का ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और अब जब मैं इसमें इस फॉस्फेट को ऐड कर दूंगी, सॉरी, PO4 माइनस, ठीक है, जब मैं इस फॉस्फेट को यहां ऐड कर दूंगी तो ये जो पूरा न्यूक्लियोसाइड था प्लस फॉस्फेट जो हुआ ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। देखो कैसे बोलेंगे इसको? डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर जो था वो क्या है आपका? न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में जब मैंने फॉस्फेट और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? वो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया कैसे बनते हैं? अब और देखो,
अब जैसे ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जो भी आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो जिस तरह की सूचनाएं अपने अंदर कैरी कर रहा है, जिस तरह के प्रोटीन के निर्माण का इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन अपना स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे रहते हैं। इनके तीन तीन के मॉलिक्यूल्स को हम उठाते हैं, जैसे ये तीन का 1, 2, 3। इस तरह से हम जब इस पूरे स्ट्रक्चर को लेते हैं और अगर ये स्ट्रक्चर AA25 तक जाता है, यानी 25 से कम ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड का ये बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन का जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था वो, यानी नाइट्रोजन बेस पेयर, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और साथ में क्या लगे हुए हैं, फॉस्फेट लगे हुए हैं। ये पूरी संरचना में अगर ये तीन तीन के ग्रुप बनके कितनी श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं 25 या 25 से कम, क्या 25 या 25 से कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ज्यादा बनाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी कम है 25 से तो क्या बोलेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड ही एट द एंड आपके प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आया? इस तरह से ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर आपके न्यूक्लिक एसिड नाभिकीय अम्ल को बनाते हैं, जो आगे जाकर आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे पहला तो आपका डीएनए और आरएनए ही हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए और आरएनए की संरचना से ही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वर्ड निकला है। और कौन से होते हैं, जैसे पेप्टिक एसिड होता है, मेलानोमिक एसिड होता है, ऐसे बहुत सारे आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसमें से बहुत सारे एसेंशियल है, कम से कम 22 न्यूक्लिक एसिड ऐसे हैं जो एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब आपका शरीर खुद उसका निर्माण करता है, बाहर से नहीं मिलते, अनिवार्य है, वो एसेंशियल है। ठीक है, अगर थोड़ी डेफिनेशन गलत हो एसेंशियल की तो आप देख लेना। एक मिस्टेक मुझसे पीसी राय वाले लेक्चर में हो गई है। पीसी राय में मैंने लिख दिया कि वो अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने, सॉरी पीसी राय वाले में नहीं सर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि वो अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक है, लेकिन वो आप काट देना, वैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने आपको लेक्चर में डिक्टेट किया था, इसलिए आप ध्यान रखना कि पहला अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाला भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन है, या फिर जो भी आ गया, सॉरी जगदीश चंद्र बसु है, अभी कंफर्म बता रही हूं। पहला अमेरिकन पेटेंट प्राप्त करने वाला भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी है, एम विश्वेश्वरैया जी नहीं है, उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आया क्या है? एक बार फिर से बता रही हूँ, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने काम क्या किया था। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं, फिर हम अपने हरगोविंद खुराना जी के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलते हैं। जो डीएनए होता है उसकी डबल हेलिकल संरचना होती है, एक हेलिकल में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, दूसरे हेलिकल में ये वाला स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले कॉर्नर पे डीऑक्सीराइबोस शर्करा जुड़ी होती, बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन आपस में जुड़े होते हैं, और साइड में फॉस्फेट लगा होता है। ये आपके डीएनए की संरचना होती है। जब हम फॉस्फेट को माइनस कर देते हैं तो अब जो संरचना बची, यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस पेयर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब मैं इसमें फॉस्फेट को ऐड कर देती हूं तो यही आपका क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जब बहुत सारी हो जाती है, और अगर वो 25 या 25 से कम है, मतलब 1, 2, 3 ऐसे आगे आगे जाते जाते अगर 25 या उससे कम होती है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड्स आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जो डीएनए, आरएनए, पेप्टिक अम्ल और ऐसे अनेक नाभिकीय अम्लों की मूल संरचनात्मक इकाई होती है। अब क्या काम किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने, हम उस पर चलते हैं। नहीं अभी भी समझ में आया हो तो आप रक्षा एकेडमी का जो टॉप 100 का ग्रुप है उसमें अपना मैसेज डालना, आपको आंसर मिलेगा। अगर आप रक्षा एकेडमी के टॉप 100 के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे चैटिंग का ऑप्शन है, उसमें जाके आप अपनी क्वेरीज डालो, वो क्वेरीज मुझ तक आ जाएगी, वहां से आपको आंसर मिलेगा। दूसरी बात, रक्षा एकेडमी का टॉप 100 का ग्रुप आप लोग कंपलसरी अगर ज्वाइन करना चाहो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जो फैसिलिटीज, जो जो सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं
नहीं कराई जा रही है। टॉप 100 2019 की बात करूं तो 600 से ज्यादा स्टूडेंट है जो मेंस दे रहे हैं, यानी आप अपने 600 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें क्या कमजोरियां, उनमें क्या अच्छाइयां जो हम में नहीं है, और हम उनसे सीख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट कॉपीज वहां पे आपको प्रोवाइड हो, टेस्ट कॉपी आपको लिखना है, आपको बताइए। तीसरी बात, वहां पे आप अपने टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। ये सारी चीजें आपको टॉप 119 में मिलने के साथ साथ मेंस का कंप्लीट मटेरियल, जो भी मटेरियल अवेलेबल है रक्षा एकेडमी के पास, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दूसरी बात, टॉप 100 जो 2020 वाला है वो तो 15,000 रुपए में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक लेकर जा रहा है, यानी प्रीलिम्स का पूरा मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, मेंस का पूरा मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस इंटरव्यू का गाइडेंस, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में मिलेगी। उसके अलावा वो सारे बेनिफिट तो है कि आप आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनको देख सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, जूम मीटिंग होगी आप लोगों की हर वीक हर टीचर के साथ, वहां आप अपने टीचर से कनेक्ट बना सकते हो। मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हो उतनी कोशिश इन दोनों ग्रुप के माध्यम से की गई है। फीस भी बहुत कम है, 2019 वाले की फीस सिर्फ 3,500 और 2020 वाले की फीस सिर्फ 15,000 रुपए है। और इसमें भी अगर आप RA बरखा कोड यूज करते हैं तो वहां पर आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग कंपलसरीली डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। उस फ्री मटेरियल को देखकर भी आप अपनी बहुत ज्यादा तैयारी को कर सकते हो। वहां पर भी आपको पेपर्स अवेलेबल होंगे, वहां पर भी आपको वीडियोज अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग एक बार जाकर एटलीस्ट एप्लीकेशन पे एक्सप्लोर करो क्या क्या है। रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है @रक्षा एकेडमी, आप उसको ज्वाइन करो। वहां पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल, कंटेंट, वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही है, टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराई जा रही है। मतलब देखने परखने के लिए इतनी चीजें हैं कि आप कहीं ठगाओगे नहीं। हर जगह देखो परखो, सही लगता है उसके बाद परचेस करो, अननेसेसरी पैसा मत फंसाओ। बस कहने की बात इतनी है, एज ए स्टूडेंट वापस बोल रही हूँ, अननेसेसरी पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। जब हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, नाभिकीय अम्ल पढ़ा, तो मतलब क्या था, क्यों पढ़ा, क्या ऐसा हरगोविंद खुराना जी ने किया कि हमको वो पढ़ना पड़ा। तो ये हम सबको पता है, हम डे 1 से पढ़ते ही आ रहे हैं, जब से हमने MPPSC की तैयारी शुरू की होगी। नोबेल प्राइज हम सबसे पहले याद करते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को प्रोटीन संश्लेषण के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। किया क्या था आपने ऐसा कि आपको नोबेल प्राइज मिला? इन्होंने ये जो न्यूक्लियक अम्ल की हम बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में काम किया, और पहली बार लाइब्रेरी में 11 श्रृंखला का न्यूक्लियोटाइड यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 11 श्रृंखला यानी 25 से कम है, और 25 से कम को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो 11 श्रृंखला का न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार पूरा अपने नोट्स में पढ़ते हुए बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है ना। चलो हम लोग नोट्स में देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना। अब मैं टर्मिनोलॉजी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हरगोविंद खुराना जी को हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, देखो स्टार्टिंग में जो इसमें लिखा हुआ है, ये यहां से पढ़ के आए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इतना याद नहीं रखता है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमारे लिए जितना काम का है मैं आपको बता दूंगी, बट अगर 300 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है, 200 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है, तो कुछ तो हो हमारे पास लिखने के लिए। विश्व प्रसिद्ध जीव रसायन विज्ञानी, जीव रसायन विज्ञानी मतलब बायोलॉजी के भी ये बहुत बड़े विद्वान थे और केमिस्ट्री के भी बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जीव रसायन विज्ञानी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के भी बहुत बड़े विद्वान थे और केमिस्ट्री के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो विश्व प्रसिद्ध जीव रसायन विज्ञानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का जन्म अविभाजित भारत के, यानी जब हम पाकिस्तान भारत का हिस्सा था उस समय के जिला मुल्तान पंजाब में 9 जनवरी 1922 को हुआ था। आपने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और सन 1945 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड की लिवरपूल विश्वविद्यालय गए, जहां 1948 में 1948 में आपने PhD की डिग्री प्राप्त की। याद होता है तो करना, नहीं तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना इसमें। सन 1952 में, अब देखो एक पढ़ रहे हैं, गए हैं सब चीजें, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने इनके करियर को एक नई दिशा दी, इन्होंने उनको नए शोध में डाला। तो इन व्यक्ति का नाम रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग हुए बड़े हुए, पढ़े, अच्छे से पढ़े, इंग्लैंड गए, वहां से पढ़कर आए, लेकिन
उस इंग्लैंड की यात्रा के दौरान जैसे आपका सत्येंद्रनाथ बोस जी को आइंस्टीन मिल गए और उन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी करते हुए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दे दिया और उनके नाम पर हमने बोसोन का नाम दे दिया गॉड पार्टिकल को। कब? जब उनकी आइंस्टीन से मुलाकात हुई। वैसे ही आपके हरगोविंद खुराना जी के क्षेत्र के लिए अगर मैं वो टर्न पॉइंट लाने वाले व्यक्ति का नाम बोलूं तो वो था डॉक्टर गार्डन एम श्रम। क्या नाम था? डॉक्टर श्रम भी लिख सकते हो आप इनको। इनके प्रोत्साहन स्वरूप आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। न्यूक्लिक एसिड समझ में आया? जो न्यूक्लियोटाइड्स थे यानी कि राइबोस डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला, हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर, साथ में हमने जो फॉस्फेट लगाया था, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जब श्रृंखलाबद्ध होते हैं तब ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। उन्हीं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर आपने संरचनात्मक, श्रृंखलात्मक, उनकी संरचना विश्लेषण, मतलब जो भी आपको अनुसंधान करना था उन न्यूक्लिक एसिड के ऊपर आपने किया। वही न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वही प्रोटीन आगे चल के क्या बनाते हैं? आपका डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई न्यूक्लिक एसिड के अध्ययन की? जब आप डॉक्टर श्रम से मिले, डॉक्टर श्रम ने आपको प्रोत्साहित किया कि तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, तुम जाओ इस ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वैंकूवर में और वहां पे न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में कार्य करो, शोध करो। तो आप गए। अब वहां पे कार्य करते करते आपने सन 1960 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली, मतलब ये भारतीय नागरिक नहीं रहे। अब ये कौन बन गए? भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक। कब? सन 1960 में। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब नोबेल प्राइज मिला तब वो भारतीय मूल के व्यक्ति थे लेकिन भारतीय नागरिक नहीं थे। समझ में आया डिफरेंस? क्योंकि सन 1960 में आपने यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो जब आपको नोबेल प्राइज मिला तब किस हक से मिला? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक उस व्यक्ति को मिला। ठीक है। अब आपने क्या किया? जब 1960 में आपने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की और क्या किया आपने? सन 1960 के दौरान आपने जीव कोशिकाओं की नाभिकीय संरचना का अध्ययन किया जिसका मुख्य विषय न्यूक्लियोटाइड नामक उपसमुच्चयों का अत्यंत जटिल मूल रासायनिक संरचना है। मतलब अभी तक आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते जा रहे थे, शोध करते जा रहे थे उनपे, तब हरगोविंद खुराना जी को पता चला यही तो डीएनए, यही तो आरएनए की मूल संरचना है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड हमारी आनुवंशिकता का वाहन है जो किससे जुड़ा हुआ है? डीएनए से। डीएनए कहां मिलता है? हमारी कोशिका के नाभिक में। तो उन्होंने उस नाभिकीय संरचना के डीएनए आरएनए की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया। उसमें भी किसका अध्ययन किया? न्यूक्लियोटाइड का अध्ययन किया। और क्या किया इन्होंने? अभी और एक्सप्लेन करूंगी, अभी इतना समझो कि कहां से इन्होंने अध्ययन शुरू किया। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, अब आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तब न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो चूंकि न्यूक्लिक एसिड सहस्त्रों एकल न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं और डॉक्टर खुराना ने 11 न्यूक्लियोटाइड्स का योग करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मतलब पहली बार आपने लेबोरेटरी के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिया था। अब देखो क्या हुआ। अभी तक हम सबको पता है डीएनए आरएनए से बायोटेक्नोलॉजी हम पूरी पढ़ चुके हैं, कितना ड्रास्टिक हम लोग चेंज लेकर आ रहे हैं, है ना। मतलब पूरा का पूरा मानव आप क्लोनिंग के थ्रू बना रहे हो, आप स्टेम सेल से उसका पूरा का पूरा अंग बना रहे हो, आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी जैसी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो, आप कृषि के क्षेत्र में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेकर आओ। अभी तो सब हो रहा है। मतलब एक तरह से अगर एमपीपीएससी का एग्जाम्पल लेके बोलूं, आपके पास लक्ष्मीकांत रखी हुई है, आपके पास स्पेक्ट्रम रखी हुई है, आपके साथ सारी एनसीईआरटी रखी हुई है, आपके पास सारी घटना चक्र रखी हुई है। मतलब इतनी सारी सूचनाएं हैं आपके पास कि भंडार है उनका। लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये सारी चीजें ही आपको एमपीपीएससी में पढ़ने के लिए जरूरी है? कहां से आपको वो लिंक मिली, कहां से वो आपको आइडिया मिला कि ये सारी चीजें? कहां से? सिलेबस से और प्रीवियस ईयर के पेपर से, है ना। तो वैसे ही पूरी दुनिया को आज जितनी भी ये इंफॉर्मेशन मिली, इसका सिलेबस लाने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। उसके प्रीवियस ईयर के पेपर बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भैया ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, इससे ऐसे न्यूक्लिक अम्ल बने, इसको मैंने लेबोरेटरी में ऐसे बनाया। अब देखो ये कैसे कैसे सूचनाएं अपने अंदर डालता है, कैसे इंक्रिप्ट करता है, इसको हम कैसे डिस्क्रिप्ट करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे, वो सारी चीजें कब पता चलेगी? जब सिलेबस पता होगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होंगे, तब तो हम अगले साल का पेपर डिकोड कर पाएंगे, तब तो हमें पता चलेगा कौन सा कंटेंट हमारे काम का है, कौन सा कंटेंट हमारे काम का नहीं है। तो वो जो मूल सिलेबस निकालने वाली बात थी, वो निकालने वाले थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
संरचना, इन्होंने पूरे डीएनए के अंदर मेन बात क्या है, पूरे आरएनए के अंदर मेन बात क्या है, वो चीज खोज के निकाली कि चलो डबल हेलिकल संरचना है, वाटसन और क्रिक ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डबल हेलिकल संरचना की मूलभूत इकाई क्या है, वो मूलभूत इकाई थी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जो क्या बन रहे थे बाद में जाके, न्यूक्लिक एसिड, जो किसमें परिवर्तित हो रहा है आगे जाके, डीएनए और आरएनए में। मतलब हमारी आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में सूचनाएं लेकर जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में। जब आपने वो न्यूक्लियोटाइड्स ही बना दिए, तो जब मुझे बनाना आ गया तो क्या मुझे उनको पढ़ना नहीं आएगा, जब पढ़ना आ गया तो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी खड़ी हो जाएगी उसके पीछे। तो वही चीज इन्होंने की है। अभी हम इसमें आगे चलते हैं और इन्होंने क्या किया, देखो 20 से 25 से कम की जो श्रृंखला होती है उसी को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे आपको एग्जाम में ये चीज नहीं लिखनी है कि नोट्स में लिखी हुई तो आप लिख के आओ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख कर दिया है। और आगे क्या है इसमें, श्रृंखलाबद्ध न्यूक्लियोटाइड्स वाले न्यूक्लिक अम्लों का प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल होने के उपरांत एमिनो अम्लों की संरचना और आनुवंशिकीय गुणों का संबंध समझने में आसानी हो गई। वही सिलेबस पता चल गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता चल गया, तो आगे के लिए एनालिसिस करने में और बुक सिलेक्शन में आसानी हो गई। तो वही उन्होंने पूरी संरचना आपके सामने खोल के रख दी, उसको कैसे डिकोड करना है, आगे उससे कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनानी है, हर चीज अब आपके लिए आसान हो गई। वैज्ञानिकों के लिए तब आनुवंशिकीय रोग का कारण और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढना संभव हो सका। फलतः जेनेटिक कोड, अब बेसिकली अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को किस चीज के लिए आपका नोबेल प्राइज मिला था, तो वो लाइन आपको लिखनी है और यही लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जब आपसे पूछा जाएगा, तो रट लेना इस लाइन को। जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में उसके कार्य का अन्वेषण। जेनेटिक कोड मतलब क्या, हमारी आनुवंशिक सूचनाएं, और वो आनुवंशिक सूचनाएं किस फॉर्म में रह रही है, डीएनए आरएनए के फॉर्म में, मतलब प्रोटीन कोई सूचना बना के उसके अंदर रख रहा है, तो वो प्रोटीन संश्लेषित कैसे होता है उस कार्य के अन्वेषण में। तो डीएनए कोड और प्रोटीन संश्लेषण में उस कार्य के अन्वेषण हेतु सन 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ चिकित्सा यानी मेडिसिन का या फिजियोलॉजी, हिंदी में चिकित्सा, इसके अलावा अगर मेडिसिन पूछता है तो भी सही है और फिजियोलॉजी पूछता है तो भी सही है, ध्यान रखना कुछ भी वर्ड आ जाए एक ही शब्द है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। और इसी के ऊपर पूरी किसकी नींव रखी हुई है, बायोटेक्नोलॉजी की। इनको बेसिक मेडिकल रिसर्च के लिए भी एल्बर्ट लॉस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और क्या काम किया इन्होंने, सबसे मतलब पहली चीज बताने का क्या, अगर आपसे सिर्फ 50 शब्दों में और 2019 वालों के लिए सिर्फ 100 शब्दों में पूछा जाता है, तो आपको इस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड और फिर एट दी एंड जाकर उनके नोबेल प्राइज के ऊपर तक अपना आंसर को सबमिट करना है, मतलब वहीं तक आपको अपने आंसर को समेट लेना है। अब अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है या उनमें भी अगर आप एक लाइन में ये चीज डालो तो डाल सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसको हमको एक्स्ट्रा वर्डिंग अगर हमसे पूछी जाती है तब लिखने के लिए है। अपने अनुसंधान के लिए आखिरी दिनों में आपने रोडोप्सिन के ऊपर काम किया, मतलब किस क्षेत्र में अगला योगदान दिया, रोडोप्सिन के अनुसंधान में। ये आंखों में प्राप्त प्रोटीन होता है जो प्रोटीन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है रोडोप्सिन, हमारी आंखों का जो रेटिना है उसके अंदर ये रोडोप्सिन प्रोटीन है। हमारी आंखों का जो रेटिना है उसके अंदर ये रोडोप्सिन प्रोटीन है। जैसे ही आप उजाले में जाते हो, प्रकाश में जाते हो, ये रोडोप्सिन निष्क्रिय हो जाता है, सो जाता है। क्या बोल रही हूं मैं, जैसे ही आप उजाले में जाते हो, प्रकाश में जाते हो, वैसे ही ये रोडोप्सिन सो जाता है। अब आप उजाले से अंधेरे में गए, तो अगर आप अचानक से उजाले से अंधेरे में जाते हो तो क्या होता है, एक सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस अंधेरे में बने रहते हो तो हल्की फुल्की चीजें दिखाई देने लग जाती है। क्यों, क्योंकि तब ये रोडोप्सिन सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है और आपकी आंखों को थोड़ा ऐसे बड़ा कर देता है और आप उस अंधेरे की हल्की फुल्की छोटी मोटी चीजों को देख लेते हो। यानी कि ये रोडोप्सिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश में निष्क्रिय हो जाता है, अंधेरे में सक्रिय होता है। अंधेरे में हमारी आंखों को देखने में सहायता करने वाला प्रोटीन है ये रोडोप्सिन। इसके क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने कार्य किया, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया।
सन 1970 से 2007 तक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के आप प्राध्यापक रहे। काम का नहीं है, लिखना हो तो लिखना। और ये आपका पूरा, अब देखो इनको कुछ ज्यादा अलंकरण वगैरह नहीं मिले हुए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हो चुके थे इस वजह से, ठीक है। इनको एक ऑस्कर पुरस्कार मिला, वो बता दिया। नोबेल प्राइज इनका बड़ा उपलब्धि है, वो बता दिया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया इन्होंने, जो आगे की हमारी बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखता है। और रोडोप्सिन के क्षेत्र में आपने कार्य किया। ये हरगोविंद खुराना जी का योगदान पढ़ लिया। कुछ एक्स्ट्रा सर्च मत करना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल इनका अनुसंधान और योगदान था वो सब लाके यहाँ पे रख दिया है। इतना ही आपको कहीं पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखो, लिखकर टॉप 100 में भेजो, हम लोग आपको बता देंगे। मैं खुद अगर आंसर लिख पाई तो लिख के बता दूंगी सही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अभी के लिए इतना ही। आप लोग रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन, उनका टेलीग्राम चैनल कंपलसरी ले लो, डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। कोर्स लेना हो लो, नहीं लेना है मत लो। जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसका तो फायदा उठाओ, ठीक है। थैंक यू।